एपिसोड 16 रुद्र केयर फॉर अन्या। रुद्र और अन्या वॉशरूम में थे। रुद्र अपना एक हाथ अन्या की कमर पर और दूसरे हाथ की उंगली उसके होठों पर रखकर उसे चुप होने को कहता है। अन्या की आंखें अब भी बंद थी, लेकिन रुद्र की ठंडी सांसें वो खुद पर साफ महसूस कर रही थी। इससे उसे साफ पता चल रहा था कि रुद्र उसके कितने करीब खड़ा है। कुछ देर बाद अन्या अपनी एक आंख धीरे से खोलकर अपने सामने खड़े रुद्र को देखती है, जो उसे ही घूर रहा था। ये देखकर अन्या अपनी आंखें वापस से बंद कर लेती है, फिर रुद्र की पकड़ से खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगती है। रुद्र का पूरा ध्यान अन्या के चेहरे पर था, इसलिए उसकी पकड़ अन्या पर ढीली पड़ हो गई। इसी का फायदा उठाकर अन्या जल्दी से खुद को उसकी पकड़ से आज़ाद करके जाने लगती है, लेकिन तेज चलने के कारण उसका पैर फिसल जाता है। वो नीचे गिरती उससे पहले रुद्र उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है, जिससे अन्या सीधे उसके सीने से लग जाती है। अन्या का एक हाथ रुद्र के सीने पर था, वही दूसरा हाथ उसकी पीठ पर था। वो जब रुद्र को खुद के पास महसूस करती है तो धीरे से अपना सिर उठाकर रुद्र के चेहरे की तरफ देखती है। दोनों की नजरें आपस में टकराती हैं। अन्या का बैलेंस बिगड़ने की वजह से शायद उसके पैर में मोच आ गई थी, इसलिए वो अपना एक पैर उठाकर दर्द से कराह रही थी। उससे ठीक से खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, चलना तो दूर की बात थी। रुद्र बिना किसी भाव के शांति से सब देख रहा था, लेकिन जब उसकी नज़र अन्या के दर्द भरे चेहरे पर पड़ती है तो उसे अच्छा नहीं लगता है। वो बिना कुछ कहे जल्दी से उसको अपनी गोद में उठाकर वॉशरूम से बाहर निकल जाता है। अन्या रुद्र की इस हरकत से हैरान हो जाती है। वो घबराते हुए कहती है, नहीं नहीं, आप छोड़ दो, मैं चली जाऊंगी, मैं ठीक हूँ, मुझे नीचे उतर दो। अन्या के बार बार कहने पर रुद्र अपनी आंखें नीचे करके उसे देखता है, जिससे अन्या की पलकें झुक जाती हैं और इसी के साथ वो अब बोलना भी बंद कर देती है। रुद्र बिना कुछ कहे अन्या को आराम से बेड पर बैठाता है। अन्या अपने पैरों को छूकर देखा तो उस जगह पर स्वेलिंग होने लगी थी। रुद्र उसके पैर को देखता है, फिर अपने कमरे के इंटरकॉम से इंस्ट्रक्शन देते हुए कहता है, मेडिकल किट एंड आइस पैक मेरे रूम में फौरन लेकर आओ। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलने के बाद वो फोन रखकर वार्डरोब की ओर बढ़ जाता है। एक नौकर सारा सामान लेकर जल्दी से रुद्र के कमरे का दरवाजा नॉक करता है। अन्या की परमिशन पर वो अंदर आकर अन्या को सारा सामान देते हुए कहता है, एनीथिंग एल्स मॉम। अन्या ना में सिर हिलाते हुए आइस पैक लेकर अपने पैर पर रखने की कोशिश करती है, पर उसका हाथ वहां तक पहुंच नहीं रहा था। ज्यादा कोशिश करने पर उसे काफी दर्द होने लगा। वही वो नौकर अन्या को ऐसे स्ट्रगल करते हुए देखकर कहता है, मैम आप ये हमें दे दीजिए, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। उस नौकर के ऐसे बोलने पर अन्या उसकी तरफ देखती है। वो नौकर एक 20 साल का लड़का था। पिता की अचानक मौत होने की वजह से उसे काफी कम उम्र में काम करना पड़ रहा था। वो लड़का चौहान मेंशन में 1 साल से काम कर रहा था। काम में मेहनती और काफी भरोसे आदमी था। अन्या उसे अपने छोटे भाई जैसा मानती थी, लेकिन वो इस चीज में उसकी हेल्प लेने से सिकुचा रही थी। आखिर कुछ भी हो, वो कैसे किसी को ऐसे अपने पैर छूने दे सकती थी, इसलिए वो मना करते हुए कहती है, नहीं नहीं मुन्ना, तुम रहने दो, मैं मैनेज कर लूंगी, तुम जाकर अपना काम करो। इतना बोल अन्या फिर से अपने पैरों पर पैक लगाने की कोशिश करती है, लेकिन उससे नहीं होता है और फिर जबरदस्ती कोशिश करने पर वो दर्द से कराह उठती है। मुन्ना अपनी मैम को ऐसे स्ट्रगल करते देख कहता है, मैम लाए, मैं कर देता हूँ, आपके ऐसे करने से दर्द और बढ़ जाएगा। अन्या से अब दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसके चेहरे पर दर्द की रेखा साफ झलक रही थी। वो अपने लाचार नजरों से मुन्ना को देख हार मान लेती है। उसे मुन्ना की हेल्प लेनी ही पड़ी। घर में कोई फीमेल स्टाफ था ही नहीं, न ही कोई फीमेल मेंबर था सिवाय उसके। अन्या बेबस नजरों से मुन्ना को देखा में सिर हिला देती है और आइस पैक उसकी तरफ बढ़ा देती है। मुन्ना जैसे ही आगे बढ़कर वो आइस पैक लेने ही वाला होता है, तभी कोई उससे पहले आकर अन्या के हाथ से वो पैक लेकर मुन्ना को घूरने लगता है। वो रुद्र था, जो अभी अभी क्लोजेट से अपने कपड़े पहनकर बाहर आया था। तभी उसने मुन्ना की बात सुनी तो उसकी भौवें तन गई, पर जब अन्या ने आइस पैक मुन्ना की ओर बढ़ाया तो रुद्र को न जाने क्यों गुस्सा आने लगा। रुद्र को सामने देख मुन्ना डर के मारे अपनी नजरें झुकाकर खड़ा हो जाता है। रुद्र उसको वहां खड़ा देख अपनी कड़क आवाज में कहता है, तुम जा सकते हो और दोबारा यहाँ आने की जरूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर वो आइस पैक लेकर अन्या के पास बेड पर आ जाता है। रुद्र की आवाज अब तक मुन्ना के कानों में गूंज रही थी। वो डर से कँपते हुए वहां से अपने लड़खड़ाते कदमों को संभालकर जल्दी से बाहर की ओर चल देता है। तभी अन्या उसे रोकते हुए कहती है, मुन्ना रुको। उद्धरण चिन्ह। अन्या के ऐसे बोलने पर रुद्र की भौहें चढ़ जाती हैं। मुन्ना जल्दी से पलटकर अपना सिर झुकाए सहमी आवाज में कहता है, जी मैं मैम।
अन्या उससे कहती है, मुन्ना शेफ से कह देना दादाजी को आज लाइट फूड देना है, वो अपना नाश्ता कमरे में ही करेंगे तो उन्हें वही दे देना और खाने से पहले उनकी दवाई देनी है। मैंने सब कुछ अरेंज करके उनके कमरे की राइट ड्रॉअर में रखा है। तुम्हें आज के दिन के हिसाब से मेडिसिन निकालनी है। और हाँ, रेहान को आज प्रोटीन शेक बिल्कुल मत देना, अगर जिद करे तो बोलना मैंने मना किया है। शेक की जगह उसे फ्रेश जूस देना। और हाँ, तविश को कह देना कि वो अपना असाइनमेंट याद से ले जाए, आज सबमिट करने का आखिरी दिन है और आज डैड वापस आ रहे हैं तो ठीक 10 बजे ड्राइवर को बोल देना कि उन्हें याद से लेने पहुंच जाए। ऐसे ही अन्या मुन्ना को घर के हर इंसान की ज़रूरत की छोटी सी छोटी बात बता रही थी ताकि किसी को दिक्कत न हो। अन्या सब कुछ बताकर मुन्ना को जाने को कहती है। मुन्ना भी जल्दी से वहां से निकल जाता है क्योंकि रुद्र की प्रेजेंस उसे काफी डरा रही थी। रुद्र अन्या को ही देख रहा था, आखिर खुद के दर्द के बारे में न सोचकर वो अब भी घर के लोगों के बारे में सोच रही थी। उसके दिमाग में कई बातें चल रही थी। मुन्ना के जाने के बाद रुद्र अन्या के पैरों के पास बैठकर आइस पैक लेकर जैसे ही उसके पैर को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ता है तो अन्या जल्दी से उसे रोकते हुए कहती है, नहीं अब रहने दे, मैं खुद कर लूंगी। उद्धरण चिन्ह। अन्या के इतना बोलते ही रुद्र उसे गुस्से में देखने लगता है, जिससे अन्या सहमी हुई अपनी नजरें झुकाकर चुपचाप बैठ जाती है। रुद्र के दिमाग में अभी भी अन्या का मुन्ना को आइस पैक पकड़ाना ही चल रहा था। वो खुद से ही कहता है, आखिर ये लड़की एक गैर आदमी को ऐसे छूने की इजाजत कैसे दे सकती है, जबकि वह मुझसे कह सकती थी मैं तो उसका पति हूँ। ये सब सोचते हुए रुद्र अन्या के पैर पर आइस पैक लगाने लगता है। उसने अन्या से तो कुछ कहा नहीं, लेकिन वो उससे काफी खफा था। आज रुद्र ने अनजाने में ही सही खुद को अन्या का पति माना था, जिसका उसे खुद को इल्म नहीं था। कुछ पल में अन्या को आराम हुआ तो वो वही लेटे लेटे सो गई। रुद्र अन्या को ब्लैंकेट से कवर करके अपना फोन लेकर बालकनी में आ गया और अमन को कॉल करके कहता है, अमन आज मैं ऑफिस नहीं आ रहा। आज की जितनी भी मीटिंग है उसे कैंसिल कर दो और साथ ही मैंने जो काम दिया था उसकी रिपोर्ट मुझे मेल कर दो। रेवान को कह देना कोई गलती नहीं होनी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर रुद्र जल्दी से फोन काट देता है, फिर कमरे में सोई हुई अन्या को देखकर बाहर चला जाता है। सब नाश्ते के लिए ब्रेकफास्ट टेबल पर आ चुके थे। रुद्र भी शांति से वहां आकर बैठ गया। रेहान उसे देखकर आश्चर्य से कहता है, भाई आप अब तक तैयार नहीं हुए, आपको आज ऑफिस नहीं जाना। रुद्र उससे कुछ नहीं बोलता तो रेहान मुंह बना कर कहता है, आप न हर बात पर मुझे इग्नोर करते हो। आपसे अच्छी तो मेरी भाभी है, एटलीस्ट वो मेरी बात तो सुनती है। उद्धरण चिन्ह। इतना बोल रेहान जोर से चिल्लाने लगा, भाभी भाभी आप कहाँ हो, जल्दी आओ मुझे भूख लगी है, आज नाश्ते में क्या है। उद्धरण चिन्ह। रेहान की नज़र किचन एरिया की तरफ थी, लेकिन उसने वहां से अन्या की जगह सर्वेंट को आता देख पूछता है, भाभी कहाँ है। भाभी भाभी। रेहान के ऐसे चिल्लाने पर रुद्र इरिटेट होते हुए कहता है, वो नीचे नहीं आएगी, उसके पैर में मोचाई है। इतना सुनते ही सब हैरान होकर रुद्र को देखने लगे, लेकिन रेहान परेशान होकर कहता है, और आप मुझे अब बता रहे हो भाई, मैं भाभी को देखकर आता हूँ। रेहान के साथ साथ वहां बैठे सभी अपनी जगह से उठ जाते हैं। सबके चेहरे पर अन्या के लिए फिक्र साफ देख रही थी। रेहान जैसे ही जाने वाला होता है कि रुद्र उसका हाथ पकड़कर अपनी कर्कश आवाज में कहता है, वो ठीक है और सो रही है, तुम बाद में चले जाना, अभी नाश्ता करो। उद्धरण चिन्ह। रुद्र के ऐसे कहने पर रेहान कुछ कह नहीं पाया। उसे रुद्र के लहजे में एक वार्निंग साफ दिख रही थी, इसलिए वो वापस अपनी चेयर पर आकर बैठ गया। सब वापस बैठकर नाश्ता करने लगते हैं। अभय रुद्र को देखकर पूछता है, वैसे भाभी को चोट लगी कैसे, तू कहा था उस वक्त। उद्धरण चिन्ह। अभय के ऐसे कहने पर रुद्र के खाना पकड़े हुए हाथ रुक जाते हैं, क्योंकि उसे वापस से अपने और अन्या के बीच के पल याद आने लगते हैं। उसे अन्या की खुशबू, उसके चेहरे की मासूमियत, उसके होठ को छूना, सब याद आने लगता है। ये सब याद करके रुद्र को स्पेशल फील हो रहा था, लेकिन वो अपने जज्बातों को काबू करके बिना किसी भाव के कहता है, मुझे नहीं पता। उद्धरण चिन्ह। रुद्र का सीधा सपाट जवाब सुनकर किसी की कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। वो लोग जानते थे जब रुद्र को कोई बात टालनी होती है तो वो ऐसा ही करता है। तभी वहां जियान आता है और रुद्र को एक फाइल देते हुए कहता है, बहुत सारी तैयारी हो चुकी है और ये फाइल अमन ने भेजी है आपके साइन के लिए। उद्धरण चिन्ह। जियान की बात सुन रुद्र अपना ब्रेकफास्ट छोड़कर वो फाइल लेकर पढ़ने लगता है। तभी शौर्य के दिमाग में कुछ आता है और वो अपने शरारती लहजे में कहता है, ओह, लगता है कोई अपनी वाइफ का ख्याल रखने के लिए ऑफिस से छुट्टी ले ली है। हाय क्या प्यार है। उद्धरण चिन्ह। शौर्य के ऐसे कहने पर रुद्र का हाथ साइन करते हुए रुक जाता है। वो शौर्य को घूरते हुए देखता है और गुस्से में वहां से चला जाता है।
रुद्र के जाने के बाद सब चैन की सांस लेकर शौर्य की बात पर हंसने लगते हैं। तभी अभय मुस्कुराते हुए कहता है, ये रुद्र भी ना, कहने को भाभी को कुछ नहीं मानता है लेकिन असलियत तो कुछ और ही है। वरना जो इंसान 102 डिग्री बुखार में भी ऑफिस जाना नहीं भूलता था, आज वो भाभी की छोटी सी मोच के कारण घर पर रुका है। कुछ तो गड़बड़ है। अभय की बात सुनकर सब मुस्कुरा। तभी तविश कहता है, आई विश रुद्र भाई को इस बात का जल्द ही एहसास हो जाए। सब एक साथ उनके लिए मन ही मन दुआ करने लगते। वहीं दूसरी तरफ रुद्र सोफे पर बैठा लैपटॉप पर अपनी उंगलियां चला रहा था। अन्या नाश्ता और दवा लेकर वापस सो चुकी थी। रुद्र का फोन बजता है। समायरा का कॉल देखकर उसका फोन काट देता है, लेकिन समायरा उसे लगातार फोन करती रहती है, जिससे वो इरिटेट होते हुए लैपटॉप साइड में रख देता है। फिर फोन उठाकर खिड़की के पास आ जाता है और अपनी रोबदार है में कहता है, हेलो। उद्धरण चिन्ह। एपिसोड 17, फीलिंग पर कंट्रोल। रुद्र के फोन न उठने पर समायरा का पेशेंस जवाब दे चुका था। वो भड़कते हुए कहती है, रुद्र तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे डैड के साथ? तुमने हमारा प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया। तुम्हें पता है इसकी वजह से मीडिया से लेकर बिजनेस वर्ल्ड में डैडी की रेप्यूटेशन कितनी खराब हो गई है। वो कितनी टेंशन में आ गए हैं। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? उद्धरण चिन्ह। समायरा की बात सुनकर रुद्र बिना किसी भाव के सपाट लहजे में कहता है, प्रोजेक्ट कैंसिल करने का रीजन मिस्टर मेहरा की गलती है और ये बात उन्हें अच्छे से पता है। सो डोंट ब्लेम मी। रुद्र के ऐसा कहने पर समायरा घबरा जाती है। वो अपना लहजा ठीक करते हुए नरमी से कहती है, रुद्र मेरी बात सुनो। डैड की एक छोटी सी गलती को तो तुम माफ कर ही सकते हो। प्लीज उनके साथ ऐसा मत करो, उनकी बदनामी होगी। इनफैक्ट फ्यूचर में भी प्रोजेक्ट मिलने में प्रॉब्लम होगी। प्लीज रुद्र हमारी दोस्ती की खातिर एक मौका दे दो, उन्हें माफ कर दो। समायरा की बात सुनकर रुद्र अब भी वैसे ही सपाट लहजे में बोलता है। रुद्र राय चौहान मौका भी उसी को मौका देता है जो उसके लायक हो, और बिजनेस में न दोस्ती न रिश्ता मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखता। बेहतर होगा कि मुझसे भीख मांगने की जगह अपने डैड की इज्जत कैसे बचानी है वो सोचो। इतना बोलकर वो फोन कट कर देता है। समायरा फोन पर चिल्लाती रहती है, हेलो हेलो रुद्र मेरी बात तो सुनो। लेकिन फोन कट चुका था। वो गुस्से में अपना फोन जोर से पटक देती है, फिर अपने दोनों हाथों से अपने बालों को खींचते हुए कहती है, आहा रुद्र ये तुमने ठीक नहीं किया। अब तो तुम मेरा प्यार नहीं जिद बन चुके हो। बहुत सती सवित्री बनकर रह लिया। नाउ आई वॉन्ट यू बाय हुक और क्रुक। एक बार तुम मेरे हो गए तो तुम्हारी हर चीज भी मेरी होगी और साथ ही मेरे डैड की इज्जत भी वापस आ जाएगी। तब मैं सबको बताऊंगी कि आखिर समायरा रुद्र राय चौहान क्या चीज है। ये बोलते हुए समायरा के चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी। वही रुद्र अपना फोन काटकर अमन को गुड जॉब का मैसेज करके जैसे ही पलटता है, उसकी नज़र सीधा बेड पर लेटी अन्या की नज़रों से मिलती है। अन्या जग चुकी थी और उसने समायरा और रुद्र की बातें सुन ली थी। रुद्र ने जो भी किया शायद अन्या की उस दिन की बेइज्जती करने के कारण ही किया। कुछ पल दोनों एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन रुद्र जल्द ही अपनी नज़रें फेर कर वापस से सोफे पर बैठ जाता है और अपने लैपटॉप पर नज़र गड़ा देता है। अन्या अभी भी रुद्र को देखकर अपनी होश सोच में गुम थी। उसे रुद्र का केयर करना, उसका यूं करीब आना, अपनी बाहों में उठाना, उसका यूं देखना, न जाने क्यों उसको ये सब काफी अच्छा लगने लगा था। शायद ही उसके डैड और भाई के सिवा किसी ने उससे इतना सेफ और प्रोटेक्टिव फील करवाया था। अन्या अपनी नजरें फेर एक नज़र अपने पावों को देखती है, फिर धीरे धीरे बेड से उठती है। दर्द तो था लेकिन इतना नहीं कि वो चल न सके। वो धीरे कदमों से वॉशरूम चली जाती है। वही रुद्र अपनी तिरछी नजरों से अन्या को ही देखता रहता है। उसे अन्या की फिक्र तो थी लेकिन जताना नहीं चाहता था। कुछ देर में अन्या फ्रेश होकर वापस से बेड पर आ गई। तभी कमरे में एक नौकर अन्या का लंच लेकर आता है। अन्या लंच देख हैरान नजरों से उसे देखती है, क्योंकि उसने तो अभी तक किसी को कुछ कहा ही नहीं था। नौकर चुपचाप खाना रखकर वहां से चला जाता है। अन्या रुद्र की तरफ देखती है जो अपने काम में लगा था। अन्या को मन ही मन रुद्र का ये स्वीट जेस्चर अच्छा लगा। उसका बिना जताए फिक्र करने की वजह से उसके दिल में उसके लिए कुछ कुछ होने लगा था। वो खाना खाते हुए रुद्र को ही देख रही थी, लेकिन रुद्र ने अब तक उसे नहीं देखा था। अन्या अपना खाना फिनिश करके वापस से लेट हो गई। उसकी नज़र बार बार रुद्र के चेहरे पर ही फिसल रही थी। उसके चेहरे की गंभीरता उसे और अट्रैक्टिव बना रही थी। अन्या की नज़र तो हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी रुद्र को अपने चेहरे पर किसी की नज़रों की तपिश महसूस हुई, तो वो अपनी नज़रें उठाकर अन्या की ओर देखता। अन्या रुद्र के ऐसे देखने पर अपनी ही हरकतों पर झेप जाती है और हड़बड़ाकर इधर उधर देखने लगती है। फिर अपने सिर पर हल्की सी चपत लगाते हुए कहती है, क्या कर रही है अन्या? ये अद्दू राय चौहान को ऐसे लालसाई नज़रों से क्यों देख रही है? क्या सोचेगा वो तेरे बारे में?
रुद्र वापस से अपने कामों में लग गया पर अन्या वही बेड पर बैठे बैठे बोर हो रही थी। वो मुंह बनाते हुए कहती है, कैसा इंसान है, लगातार 3 घंटे से सिर्फ काम ही कर रहा है। मैंने तो इसे आज तक किसी से काम के अलावा कोई बातें करते भी नहीं देखा। इस काम की मशीन के साथ कैसे गुजरेंगे तेरे 11 महीने। उफ। ऐसे बोलते हुए अन्या एक ठंडी आह भरकर रुद्र को देखती है। तभी उसके कमरे का दरवाजा खुलता है और रेहान तविश कमरे में आते हैं। रेहान अन्या के पास जाकर फिक्र भरे लहजे में कहता है, भाभी आप ठीक हो? आपका ध्यान कहाँ था? आपको चोट लगी कैसे? उद्धरण चिन्ह। अन्या उन दोनों को देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बेकार में चिंता कर रहे हो रेहान, ये छोटी सी मोच है। उद्धरण चिन्ह। रेहान बच्चों की तरह मुंह बनाते हुए अन्या के साइड में बैठकर उसे साइड हग करते हुए कहता है, क्या भाभी आपको चोट लगी? आपने मुझे बताया भी नहीं। भाई ने बताया। मैं आपसे मिलने आना चाहता था लेकिन उन्होंने मुझे आने भी नहीं दिया। उद्धरण चिन्ह। ये बोलते हुए वो रुद्र को देख रहा था जो अपना काम करने की कोशिश कर रहा था लेकिन अब उसका ध्यान उनकी बातों पर ही जा रहा था। अन्या उसके गालों पर प्यार से हाथ रखते हुए कहती है, रेहान मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उद्धरण चिन्ह। अन्या के प्यार से कहने पर रेहान भी मान जाता है। तविश और रेहान अन्या से कुछ देर बातें करके वहां से चले जाते हैं लेकिन जब तक रेहान और तविश थे रुद्र का दिल और दिमाग उधर ही लगे थे। वो एक पल भी अपना काम नहीं कर पाया। उसे खुद के भाई से जलन सी होने लगी थी। उसकी नज़र अन्या पर जाती है जिसके होठों पर प्यारी मुस्कान थी जो रुद्र ने कभी भी खुद के लिए नहीं देखी थी। ये सारी बातें न जाने क्यों उसके दिमाग में घूम रही थी। उसको अब अन्या की हर हरकत से फर्क जो पड़ने लगा था लेकिन बेचारे को जाहिर करना नहीं आता था इसलिए सब उसके अंदर ही दब कर रह जाता था। ऐसे ही 2 दिन बीत गए। अन्या बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। रुद्र और अन्या रहते तो एक ही कमरे में थे लेकिन उनके बीच कुछ बातें ही होती थी। रुद्र अपनी अक्ल में कुछ नहीं कहता और अन्या को समझ नहीं आता कि वो उससे क्या कहे। खामोशी में दिन बीते रहे थे पर पता नहीं कब तक। सुबह का वक्त रुद्र ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था तभी अन्या वॉशरूम से नहाकर निकलती है। इस वक्त वो अपने गीले बालों को तौलिया से पोंछ रही थी। आज अन्या ने फ्लोरल प्रिंट की येलो कलर की साड़ी के साथ फुल स्लीव पिंक ब्लाउज पहना हुआ था जिसका पीछे का गला काफी डीप था। अन्या कुछ परेशान सी वॉशरूम से निकलती है और सीधा मिरर के सामने आ जाती है। वही साइड में रुद्र अमन से किसी मैटर पर बात कर रहा था। अन्या अपने गीले बालों को झटकती है जिसे कुछ बूंद सीधा रुद्र के चेहरे गिरती है। रुद्र पानी की बूंद देखकर पीछे पलट कर देखता है तो उसकी नज़र अन्या की खुली पीठ पर टिक जाती है। उसके गोरे रंग के पीठ पर कुछ पानी की बूंदें उसके गर्दन से होते हुए उसकी पीठ पर फिसल रही थी। रुद्र उसे देखकर ही खोसा जाता है। उधर अमन फोन पर पागलों की तरह रुद्र से कुछ कह रहा था लेकिन रुद्र ने उसकी एक भी बात नहीं सुन रहा था। जब अमन को रियलाइज होता है तो फोन पर थोड़ा तेज आवाज में कहता है, हेलो हेलो सर। जिससे रुद्र का ध्यान अमन पर जाता। वो अपना सिर झटकते हुए हड़बड़ा कर कहता है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ अन्या। अन्या नाम सुनकर अमन आश्चर्य से कहता है, सर अमन। रुद्र खुद की ही बात पर झेप जाता है और जल्दी से कड़क लहजे में कहता है, क्या फर्क पड़ता है, जो काम दिया उस पर ध्यान दो। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर रुद्र फोन काट देता है। अमन हैरानी से अपने फोन को देखकर कहता है, अब बॉस को क्या हो गया? अभी तो ठीक थे। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर अमन वापस से अपने काम में लग जाता है। वही रुद्र जल्दी से अपना कोट उठाकर बिना अन्या से नजरें मिलाए जाने वाला होता है कि तभी उसे पीछे से अन्या की प्यारी सी आवाज सुनाई देती है, जी सुने। अन्या के ऐसे कहने पर रुद्र के कदम रुक तो जाते हैं लेकिन उसके साथ उसकी धड़कनें बढ़ जाती हैं। रुद्र को रुका देख अन्या जल्दी से उसके पास आकर अपनी नजरें झुकाए हिचकिचाते हुए कहती है, वो मुझे आपसे कुछ चाहिए, मतलब मेरा है कि। इतना बोल वो जैसे ही अपनी नजरें उठाकर रुद्र को देखती है तो रुद्र बिना किसी भाव के कहता है, जो कहना है जल्दी कहो, मेरे पास तुम्हारी बकवास सुनने का वक्त नहीं है। रुद्र का ऐसा कहना अन्या को कुछ अच्छा नहीं लगा लेकिन वो उसके नेचर से अब कुछ वाकिफ हो गई थी इसलिए वो जल्दी से कहती है, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, वो कुछ जरूरी चीज लेनी थी। उद्धरण चिन्ह। अन्या के ऐसे कहने पर रुद्र उसे देखता है और जल्दी से अपने वॉलेट से 2 कार्ड उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहता है, लो इससे जो लेना है ले लो, तुम्हारी हैसियत से तो कहीं ज्यादा लिमिट है लेकिन अगर कम पड़े तो बता देना और मिल जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। अन्या को रुद्र की बातें काफी बुरी लगी लेकिन ज्यादा ध्यान न देते हुए वो सीधे लफ्जों में कहती है, मुझे इनकी जरूरत नहीं, ये आप अपने पास रखे। मुझे बस 2000 रुपये दे दे, वही काफी है मेरे लिए। उद्धरण चिन्ह। अन्या के ये कहने पर रुद्र अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहता है, तुम सच में इतनी भोली हो या मुझे बेवकूफ बना रही हो?
तुम्हें पता है इन कार की लिमिट क्या है? इस एक कार से तुम जैसी मैं 50 खरीद सकता हूँ। ये बोलते हुए रुद्र आगे बढ़ रहा था तो वही अन्या पीछे खिसकती हुई दीवार से जा लगी थी। रुद्र ठीक उसके सामने खड़ा होकर उसे घूर रहा था। वो रुद्र की बात सुन उसकी आंखों में देख बिना किसी हिचक के कहती है, तो खरीद ले, पर हाँ मैं बिकाऊ नहीं हूँ। आपके पास पैसे हैं जिसकी आपको कदर नहीं है, लेकिन मुझे है। अगर जरूरी नहीं होता तो आपसे पैसे कभी नहीं मांगती। इतना बोलकर वो अपना मुंह फेर लेती है। रुद्र को अन्या की बात पर गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में अपने वार्डरोब रूम में चला जाता है और वहां के लॉकर से नोटों की गड्डियां उठाकर अन्या के हाथ में देते हुए कहता है, ये लो, जरूरत से ज्यादा भीख देना रुद्र राय चौहान की आदत है। इतना बोलकर वो अपने कमरे से बाहर चला जाता है। उसे खुद नहीं समझ आ रहा था कि उसने अन्या से ऐसी बातें क्यों की। शायद अपने बढ़ते जज्बातों को खत्म करने के लिए। वो घर से निकलकर अपनी कार में बैठकर गहरी सांस लेता है, फिर अपना सिर सीट से टिकाकर आंखें बंद कर लेता है। उसके जहन में अब भी अन्या का चेहरा आ रहा था, जिससे वो रुद्र परेशान सा हो गया था। वो गुस्से अपना हाथ सीट पर मारते हुए मन में कहता है, दूर रहो मुझसे, तुम्हारा मुझ पर कोई हक नहीं है। बस कुछ महीने और, उसके बाद मैं खुद तुम्हें अपनी जिंदगी और घर से बाहर निकाल फेंकूंगा। फिर वो रिवान को फोन करके कहता है, रिवान, काम जल्द से जल्द हो जाना चाहिए, मुझे उस आदमी की इज्जत की धज्जियां उड़ते हुए देखना है, समझे? उद्धरण चिन्ह। इतना बोल रुद्र फोन गुस्से में काट देता है और अपना लैपटॉप निकल काम करने में बिजी हो जाता है। वही अन्या अब तक अपने हाथों में लिए पैसों को घूर रही थी। उसे वो नोट खुद की इज्जत पर एक तमाचे जैसे लग रहा थे, लेकिन वो खुद को मजबूत कर जल्दी से नीचे चली जाती और घर के सारे काम निपटा कर रेडी हो जाती है। फिर दिग्विजय जी से परमिशन लेने उनके पास जाती है। दिग्विजय जी ने अन्या को कार और ड्राइवर को साथ ले जाने को कहते हैं, इसलिए वो मना नहीं कर पाती है। कार में बैठकर अन्या ड्राइवर को एक लोकल मार्केट में जाने को कहती है। ड्राइवर उसकी बात सुनकर एक बार कंफर्म करते हुए कहता है, मामा यशो, हमें लोकल मार्केट ही जाना है। अन्या हाँ में सिर हिला देती है। ड्राइवर को काफी आश्चर्य हो रहा था कि इतने बड़े खदान की बहू रुद्र राय चौहान जैसे अमीर बिजनेसमैन की पत्नी एक लोकल मार्केट जाना चाहती है। ऐसी अमीर औरतें तो हाई क्लास मॉल और डिजाइनर शोरूम ही जाया करती हैं। ड्राइवर कार मार्केट से कुछ दूरी पर रोककर कहता है, मैम, इसके आगे कार नहीं जा पाएगी, आपको पैदल ही जाना होगा। अन्या हाँ में सिर हिलाकर जाने लगती है, तो ड्राइवर साथ आने को कहता है, लेकिन अन्या उसे मना करके उसे वहीं रुकने को कहती है और खुद वहां से मार्केट के अंदर चली जाती है। तंग गली होने के कारण मार्केट में काफी भीड़ थी। अन्या को वहां आकर कुछ अपने पुराने पल याद आने लगते हैं, जिससे उसे काफी अच्छा लगता है। वो जल्दी से अपना जरूरत का सामान खरीद कर जैसे ही बाहर आती है कि तभी अचानक साइड से आती ऑटो से उससे टकराने वाली होती है, पर तभी कोई उसे अपनी तरफ खींच लेता है। अन्या डर से अपनी आंखें बंद करके वहीं खड़ी रहती है, पर सामने वाला शख्स अन्या को देख मुस्कुरा रहा होता है। अन्या अपनी आंखें धीरे से खोलकर जब अपने सामने मुस्कुराते शख्स को देखती तो हैरान होकर कहती है, आप। एपिसोड 18, विक्रम और अन्या की दोस्ती। ये और कोई नहीं विक्रम मेहता था जो अन्या को देखकर मुस्कुरा रहा था। अन्या के हैरान चेहरे को देखकर विक्रम अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहता है, आपको मैं याद हूँ, ये जानकर मुझे खुशी हुई। विक्रम की बात सुन अन्या उसे अजीब सा लुक देती है, तो विक्रम बात बदलते हुए अपने आसपास देखते हुए कहता है, वैसे चौहान परिवार की बहू लोकल मार्केट में कुछ ज्यादा शौकन नहीं है। अन्या उसकी बात सुन आगे बढ़ते हुए कहती है, मेरा भी सेम ख्याल आपके बारे में है। मेहता परिवार तो इतना लो नहीं कि उनके बेटे को लोकल मार्केट आना पड़े। इतना बोल अन्या आगे बढ़ जाती है, लेकिन विक्रम को उसकी इस अदा पर मुस्कुरा उठता है। वो भी जल्दी से उसके पीछे आते हुए कहता है, अच्छा, वैसे आपने मेरे बारे में क्या सोचा? उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुन अन्या रुककर उसकी तरफ कंफ्यूज होकर कहती है, जी। विक्रम अपनी बात को ठीक करते हुए कहता है, मेरा मतलब हमारी दोस्ती के बारे में। मैंने आपसे पूछा था न? तो अन्या उसकी बात सुन सपाट लहजे में कहती है, मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ, तो फिर? विक्रम मुंह बनाते हुए कहता है, आपने मौका कहाँ दिया एक दूसरे के बारे में जानने का, और वैसे भी मैंने अपना नाम तो बताया ही था। जब ये पता है आपको तो मैं अनजान कैसे हुआ? उसका बचपना देख अन्या को हल्की हंसी आ गई। वो हंसते हुए कहती है, आप बिल्कुल एक छोटे बच्चे जैसा बिहेव कर रहे हैं, वो भी सिर्फ एक दोस्ती के लिए। विक्रम उसकी हंसी में खोते हुए कहता है, आपके लिए मैं बच्चा बनने के लिए भी तैयार हूँ। अन्या उसकी बात सुन हिचकते हुए कहती है, जी, क्या कहा आपने? विक्रम अपनी बात पर रियलाइज करते हुए बात बदल कर कहता है, वो सब छोड़े। अगर दोस्ती नहीं करनी तो एक कप कॉफी तो आप पी ही सकती हैं मेरे साथ। प्लीज अब इसके लिए मना नहीं करना, प्लीज प्लीज।
विक्रम के बार बार रिक्वेस्ट करने पर अन्या अंत में हार मानकर हाँ कर देती है। वो जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन विक्रम की मासूमियत देखकर उसने सकुचाते हुए हाँ कर दी। विक्रम उसकी हाँ सुन चाहते हुए कहता है, तो चले, पास में ही एक कॉफी शॉप है, हम वहाँ पैदल भी चल सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। अन्या उसकी खुशी देख बस हाँ में सिर हिलाकर चलने लगती है। अन्या तो सामने देख रही थी, लेकिन विक्रम की नज़र बार बार उसके चेहरे पर जा रही थी। वो उसे देखते हुए मंद मंद मुस्कुरा रहा था और बिल्कुल टीनेज बॉय की तरह अन्या के कदम से कदम मिलाकर चल रहा था। वही अन्या बस सामने देखते हुए शांति से चल रही थी। तभी उसकी नज़र कोने में लगे पानीपुरी के ठेले पर जाती है। उसका दिल वही अटक जाता है। बचपन की यादें, कॉलेज की मस्ती, दोस्तों का अड्डा और साथ ही जब भी वो अपने पापा से रूठती थी तो उसके पापा उसके लिए गोलगप्पे लाते थे उसे मानने के लिए। कभी कभी वो खुद घर पर भी बनाया करते थे। ये सब पल याद आते ही अन्या की आंखों में नमी आ जाती है। वो जब से यहाँ आई थी तब से उसकी जिंदगी से ये हसीन पल कहीं खोसे गए थे। वही विक्रम अन्या को यूं उदास देख उस ओर देखता है जहाँ अन्या देख रही थी। उसे आज फिर अन्या के आंखों में वही दर्द दिखता है जो उस दिन उसने क्लब में देखा था, लेकिन वजह उसे अब तक समझ नहीं आई थी। वो अन्या को देखकर कहता है, आप चाहो तो हम कॉफी की जगह गोलगप्पे खाकर अपनी दोस्ती की शुरुआत कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर अन्या उसकी तरफ देखती है तो वो उसे चलने का इशारा करता है। अन्या अपना सिर हिलाकर ठेले की ओर बढ़ जाती है। विक्रम गोलगप्पे वाले भैया को गोलगप्पे बनाने को कहता है। वही अन्या विक्रम की तरफ देखते हुए कहती है, विक्रम। अन्या के मुंह से अपना नाम सुन विक्रम अपनी गर्दन घुमाकर उसकी तरफ मुस्कुराकर देखता है। अन्या अपनी बात आगे बढ़ाते हुए एटीट्यूड के साथ कहती है, तुम्हें पता है गोलगप्पे खाने का एक रूल होता है। विक्रम अन्या की बात सुन क्यूरियस होकर पूछता है, अच्छा वो क्या है। अन्या भी अब गोलगप्पे देख एक्साइटेड होते हुए कहती है, जो पहले रुकेगा पैसे उसे देने होंगे। विक्रम उसकी बात सुन आश्चर्य से कहता है, मुझे नहीं पता था कि चौहान परिवार की बहू इतनी कंजूस है। अन्या उसको घूरते हुए कहती है, बहाने बनाने की जगह ये क्यों नहीं कहते तुम डर गए। विक्रम उसके ऐसे प्रवोक करने पर अपने शर्ट के स्लीव ऊपर की तरफ रोल करके कहता है, ऐसी बात है तो विक्रम मेहता आज तुम्हें जीत के दिखाएगा। फिर गोलगप्पे वाले भैया की तरफ मुड़कर कहता है, चलो भैया अब लगाओ। अन्या भी अब काफी एक्साइटेड हो गई थी। आखिर कितने दिनों के बाद वो खुलकर अपनी जिंदगी के ये पल जी रही थी। उसने पहले ही पानी तीखा बनाने को कहा था। विक्रम और अन्या के बीच कंपटीशन शुरू होता है, लेकिन जैसे ही पहला गोलगप्पा विक्रम के मुंह में जाता है उसकी जीभ जलने लगती है। उसे काफी तीखा लग रहा था, पर जैसे ही उसकी नज़र अन्या के चहकते चेहरे पर जाती है वो कहीं खो सा जाता है। अन्या का मासूम सा चेहरा, जिस पर किसी का भी दिल आ जाए। वो मजे में गोलगप्पे खा रही थी और विक्रम उसे देखते हुए गोलगप्पे खा रहा था, लेकिन 5-6 खाने के बाद ही विक्रम की हालत खराब होने लगी। उसकी आंखें लाल हो गई थी और अब उनमें पानी बहने लगा था। अन्या उसकी ऐसी हालत देख जोर जोर से हंसने लगी। कितने दिन के बाद वो ऐसे खुलकर हंस रही थी। वही विक्रम खुद की परवाह छोड़ बस अन्या में खोया था। अन्या उसकी हालत देख जल्दी से पानी लेकर अपनी साड़ी का पल्लू भीगा कर उसके चेहरे और आंखों को पोंछती है और साथ ही उसे पानी पिलाती है। वही सड़क पर ट्रैफिक सिग्नल रेड होने की वजह से सारी कार रुक गई थी। उन्हीं रुकी गाड़ियों में से एक गाड़ी में बैठा रुद्र अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। उसके साथ उसका असिस्टेंट अमन और आगे की सीट पर जियान और ड्राइवर थे। तभी जियान की नज़र रोड के किनारे गोलगप्पे के ठेले पर जाती है जहां अन्या थी। जियान के मुंह से हैनी से निकल जाता है, अन्या मैडम यहाँ। रुद्र जो लैपटॉप पर काम कर रहा था उसके कान अन्या सुनकर खड़े हो गए। हालांकि जियान ने काफी धीरे से कहा था, लेकिन रुद्र के कान के लिए बस अन्या का जिक्र ही काफी था। वो अपनी उंगलियां रोक सामने की ओर देखता है। सामने अन्या किसी लड़के का चेहरा अपने पल्लू से साफ कर रही थी और साथ ही काफी हंस हंस कर उससे बातें भी रही थी। रुद्र को उसका चेहरा तो नहीं दिखा, लेकिन उसकी पीठ से वो ये तो समझ गया कि ये उसके परिवार का सदस्य नहीं है। उसके मन में अब काफी सवाल उठ रहे थे। साथ ही उसका गुस्सा अन्या के प्रति बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन वो कुछ कर पाता उससे पहले ट्रैफिक सिग्नल हो गया। इसी के साथ ड्राइवर ने गाड़ी बढ़ा दी। कार के आगे बढ़ने पर हुई रुद्र के जेहन में अब भी वही सीन चल रहा था। उसके दिल में एक टीसी उठने लगी थी। कुछ दूर चलने के बाद रुद्र कार रोकने का इंस्ट्रक्शन देता है। किसी की उससे कुछ भी पूछने या कहने की हिम्मत नहीं होती है। कार रुकने के बाद रुद्र सबको जाने को कहकर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर वहां से कार को तेज रफ्तार में भगाते हुए निकल जाता है। विक्रम को हारते देख अन्या कहती है, क्या हुआ विक्रम मेहता तो आज किसी से हारने वाला नहीं था तो फिर। विक्रम उसको देखकर धीरे से कहता है,
तुम पर तो पहले ही हार बैठा और आज तुमसे हार कर भी मुझे अपनी जीत दिखाई देती है। अन्या पूछती है, कुछ कहा? विक्रम न में सिर हिलाकर अपने वॉलेट से 2000 का नोट गोलगप्पे वाले की तरफ बढ़ता है। गोलगप्पे वाले भैया नोट देखकर कहते हैं, साहब मेरे पास खुले पैसे नहीं हैं। विक्रम वो पैसे उसे देते हुए कहता है, रख लो भैया, ये आपका इनाम है, मुझे कुछ खास देने के लिए। ये बोलते हुए विक्रम की नज़र अन्या पर जाती है, जो उसे ही देखकर सोचते हुए मन में कहती है, लोग भी कैसे कैसे होते हैं, एक को इतना पैसा होने का घमंड है तो दूसरे में पैसे होकर भी उसकी कदर है। अन्या को खोया हुआ देख विक्रम उससे पुकारते हुए कहता है, कहाँ खो गई आप? कोई और कंपटीशन तो बाकी नहीं है ना आज? विक्रम की आवाज में डर था, जिसे देख अन्या मुस्कुराते हुए कहती है, डोंट वरी, आज के लिए इतना, कल की कल देखेंगे। फिर अन्या की बात सुन वो अपने आंखों में शरारत भर कर कहता है, क्या बात है, हमने तो बस आज मिलने का सोचा था पर आपने तो कल के लिए भी सोच लिया है, क्या बात है? हमारी कंपनी पसंद आ रही है ना आपको? विक्रम के ऐसे कहने पर अन्या उसे घूरकर कहती है, ज्यादा आगे की सोचने की आपकी आदत है। वैसे काफी लेट हो गया है, अब मुझे चलना चाहिए, बाय। इतना बोलकर अन्या कार की तरफ जाने के लिए मुड़ती ही है तो विक्रम कुछ सोचकर भागते हुए उसके पास आकर साथ चलते हुए कहता है, वैसे आपने अब तक मेरा जवाब नहीं दिया, अब तो लगता है कि मुझे भी विंटेज क्लब की मेंबरशिप लेनी हो पड़ेगी। विक्रम की बात सुन अन्या हल्का मुस्कुराती है, फिर कुछ सोचकर कहती है, वैसे आइडिया बुरा नहीं है, यू शुड ट्राई। इतना बोल अन्या कार के पास आ जाती है जहां ड्राइवर उसका इंतजार कर रहा था। ड्राइवर अन्या को आते देख पीछे का दरवाजा खोल खड़ा हो जाता है। अन्या एक नज़र मूंदकर विक्रम को देखती है जो मुंह फुलाए उसे ही घूर रहा था। वो विक्रम का चेहरा देखकर कार में बैठने की बजाय उसके पास आकर प्यार से अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहती है, मिस्टर विक्रम मेहता, क्या आप मुझसे दोस्ती करेंगे? उद्धरण चिन्ह। अन्या का इतना कहना था कि विक्रम की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। वो जल्दी से अपना हाथ अन्या के हाथ से मिलते हुए कहता है, जरूर। ये सुनकर अन्या बस मुस्कुरा देती है और जल्दी से विक्रम से अपना हाथ छुड़ाकर कहती है, ऑल राइट, अब मैं चलती हूँ, घर में दादाजी वेट कर रहे होंगे, बाय। उद्धरण चिन्ह। विक्रम खुशी खुशी बाय कहता है। अन्या भी जल्दी से कार में बैठ वहां से निकल जाती है। वो इतना खुश था कि वो अपने आसपास लोगों को हक कर उसने से कहता है, वो मेरी दोस्त बन गई, वो मेरी दोस्त है। विक्रम खुशी से पागल हो गया था। वही दूसरी तरफ अन्या घर पर आ चुकी थी। विक्रम के साथ आज अपनी पुरानी लाइफ जीकर उसे कुछ अच्छा लगा। वो अपनी खुशी में मगन होकर सबके लिए खाना बनती है और सबके साथ हंसी खुशी डिनर करती है। सब काम खत्म होने के बाद जब वो कमरे में आती है तो उसकी नज़र खाली कमरे में जाती है। उसे रुद्र की याद आती है, साथ ही उसकी आज की बेरुखी भी याद आती है। वो उदास होकर एक नज़र घड़ी को देखती है, काफ़ी वक्त हो चुका था, रुद्र अब तक घर नहीं आया था। अन्या ने सोचा कि ये तो उसकी पुरानी आदत है, जब आना होगा आ जाएगा। इतना सोच वो फ्रेश होकर सोने के लिए सोफे पर चली जाती है, लेकिन उसकी आंखों में नींद ही नहीं थी। उसका ध्यान बार बार अपने सामने खाली बेड पर जा रहा था। शायद कुछ दिनों से उसे सोते जगाते रुद्र को देखने की आदत हो गई थी। अन्या काफी वक्त तक रुद्र का इंतजार करती रही, लेकिन रुद्र अब तक नहीं आया। इंतजार करते करते अन्या की आंख लग गई। सुबह का वक्त था। अन्या शिकपकते हुए उठती है और एक नज़र घड़ी पर डालती है। इस वक्त सुबह के 6 बज रहे थे। वो फिर अपनी नज़र कमरे में दौड़ाती है, लेकिन कमरा अब भी रात के जैसा था और रुद्र उसे कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। ये देखकर अन्या को कुछ बेचैनी हुई। वो जल्दी से बेड से उठकर वॉशरूम जाती है और तैयार होकर नीचे आती है। फिर आसपास देखती है तो सब शांत था, बिल्कुल नॉर्मल। अन्या वहां जाते हुए एक नौकर से पूछती है, सुनो, क्या रुद्र कल घर आए थे? उद्धरण चिन्ह। वो नौकर ना में सिर हिलाते हुए कहता है, मैम नहीं, सर घर नहीं आए। हाँ, लेकिन उनका बॉडीगार्ड जियान रात को घर आया था, पर सुबह जल्दी जल्दी में वो भी कहीं निकल गया। ये सुनकर अन्या कुछ परेशान हो जाती है, लेकिन वो अपने भाव को छुपाते हुए इस नौकर को जाने का इशारा करती है। वो नौकर भी वहां से चला जाता है। अब अन्या बेचैन सी वापस अपने कमरे में चली जाती है। एपिसोड 19, बाप बेटे का रिश्ता। रुद्र के पूरे रात घर न आने पर अन्या का दिल बेचैन हुए जा रहा था। वो अभी ठीक से रुद्र को जानती भी नहीं थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। तभी उसके दिमाग में दिग्विजय जी का ख्याल आया। वो खुद से कहती है, इनके बारे में जरूर दादाजी को कुछ पता होगा, पर डायरेक्ट जाकर पूछना कुछ अजीब है। उद्धरण चिन्ह। फिर अन्या कुछ सोचकर अपने डेली के कामों के लिए चली जाती है। नाश्ते के समय सब आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं।
अन्या सबको सर्व करती है। वहां बैठे किसी ने भी रुद्र का कोई जिक्र नहीं किया और अन्या की कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हुई। सबके चले जाने के बाद अन्या अपने दिल की उथल पुथल लेकर अपने कमरे में आ जाती है। पूरा दिन उसकी बेचैनी और रुद्र के ख्यालों में गुजरता है। अन्या को खुद नहीं पता आखिर उसे रुद्र के न होने से इतनी बेचैनी क्यों हो रही थी। दिन के साथ रातें भी वैसे ही गुजरी और साथ ही हफ्ते भी। रुद्र पूरे 1 हफ्ते से घर नहीं आया। अन्या को बस बातों ही बातों में इतना ही पता चला कि रुद्र किसी काम से बाहर गया है और कब आएगा किसी को इस बात की खबर नहीं। उसको रुद्र की काफी फिक्र होने लगी थी, लेकिन उसने ये बात अपनी मन में ही दबा दी, किसी को कुछ जाहिर नहीं होने दिया। एक शाम अन्या दादाजी के कमरे में जा रही थी, तभी उसकी नज़र सामने से आते रेहान पर पड़ी। वो हंसते हुए तविश को किसी बात पर चिढ़ाते हुए अंदर आ रहा था। रेहान का सारा ध्यान तविश पर था जो उसके पीछे होकर चल रहा था। तभी आकाश जी से उसकी टक्कर हो जाती है और उनके हाथ से शीशे का एक छोटे बॉक्स जैसी चीज छूटकर जमीन पर गिर जाती है, जिससे रेहान हड़बड़ा जाता है। पर जब उसकी नज़र आकाश जी पर पड़ती है तो वो कुछ बोलते बोलते खामोश हो जाता है। आकाश जी टूटे बॉक्स को देखकर गुस्से में आग बबूला होते हुए रेहान को काफी बेरुखी से देखते हैं। वो गुस्से में रेहान से कहते हैं, तुम एक बार फिर तुमने मुझसे मेरी कौशल्या की यादें छीन ली। तुम्हारी वजह से हर बार मुझे मेरी कौशल्या से दूर होना पड़ता है। दूर रहो मुझसे और मेरी कौशल्या की यादों से। रेहान अपने पिता से बातें ऐसी सुन चुप ही रहता है। उनकी बातें उसे अपने दिल में चुभन का एहसास दिला रही थी। वो बिना कुछ जवाब दिए वहां से चला जाता है और तविश भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। वही अन्या को आकाश जी को खुद के बेटे से ऐसे बात करते देख आश्चर्य होता है। उसने ये बात काफी बार नोटिस किया था कि आकाश जी और उसके दोनों बेटों के बीच कुछ ठीक नहीं है। न बेटे को बाप से मतलब है, न बाप को बेटों से। उन्हें देख शायद ही कोई उनके रिश्ते का अंदाज लगा सकता। उसे लगा कि आकाश जी का स्वभाव ही ऐसा होगा, इसलिए वो किसी से बात नहीं करते। उसको रेहान के लिए काफी बुरा भी लगता है। वो उसके कमरे में चली जाती है। रेहान अपने रूम में शांत सा बस खिड़की के बाहर देख रहा था। तविश उससे बात करने की, उसे बहलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने किसी का जवाब नहीं दिया। तविश जानता था कि रेहान अभी काफी दुखी है और शायद ही किसी से कुछ शेयर करे, इसलिए वो भी वही उसके पास खड़ा हो गया उसका साथ देने के लिए। तभी उसके कमरे का दरवाजा नॉक होता है और अन्या वहां अपने हाथ में एक मेडिकल बॉक्स लेकर अंदर आती है। रेहान अन्या को देख अपने दर्द को छुपाते हुए झूठी मुस्कान के साथ कहता है, अरे भाभी आप मेरे कमरे में, कुछ काम था। अन्या हाँ में सिर हिलाते हुए उसका हाथ पकड़कर उसे बेड पर बैठाती है और उसका हाथ आगे करके मेडिकल बॉक्स से दावा निकलकर लगाने लगती है। कांच के टूटने पर रेहान के हाथ में भी कट लग गया था। उस वक्त रेहान को इस बात का आइडिया ही नहीं था, लेकिन अन्या ने देख लिया था। वो प्यार से रेहान के हाथ की चोट साफ करके उसे दवा लगाती है। अब तक दोनों के बीच खामोशी थी। अन्या पट्टी करके बॉक्स बंद करती है, फिर रेहान की तरफ देखकर प्यार से उसके गालों पर हाथ रखते हुए कहती है, रेहान तुम ठीक हो? उद्धरण चिन्ह। अन्या का इतना कहने से रेहान के दिल का वो बंद दरवाज़ा टूट गया जो उस दर्द से भर चुका था। रेहान जल्दी से नीचे बैठकर अन्या की गोद में सिर रखकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। अन्या भी बिना कुछ कहे उसके सिर को प्यार से सहलाती है। रेहान काफी देर वैसे ही अन्या की गोद में सिर रखे खामोश सा बैठा रहता है। उसकी आंखों से आंसू की कुछ बूंद गिरते हैं जिसे वो अन्या से छुपाकर पोंछ लेता है। रेहान को ऐसे देख अन्या को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। हमेशा हंसते खेलते रहने वाले रेहान को यूं खामोश देखकर उसे ये जानने की इच्छा होने लगी कि आखिर क्या वजह है बाप बेटे के बीच की दूरी की। अन्या पूछना तो चाहती थी, लेकिन रेहान की हालत देख उसके जख्मों को कुरेदना उसे ठीक नहीं लगा। रेहान यूं ही अन्या की गोद में सिर रखकर सो गया। अन्या और तविश उसे बेड पर सुलाकर वहां से बाहर आ गए। तविश अन्या की तरफ देखकर कहता है, थैंक यू भाभी, आपने रेहान को जो प्यार और अपनापन दिया उसे उसी की जरूरत है। उद्धरण चिन्ह। अन्या तविश की बात सुनकर अपनी सोच में गुम होकर कहती है, तविश क्या मैं तुमसे पूछ सकती हूँ आखिर क्या वजह है डैड के ऐसे रेहान के प्रति रिएक्ट करने की? तविश कहता है, वजह कौशल्या आंटी की मौत से जुड़ी है और ये बात पता नहीं मैं कैसे कहूँ। बेहतर होगा आप ये रेहान या दादाजी से ही पूछ ले। इतना बोल तविश वहां से चला जाता है और अन्या को सवालों में और उलझा देता है। अन्या कुछ सोचती है और अपने काम में लग जाती है। सबके डिनर के बाद अन्या दादाजी की दवाएं और दूध का ग्लास लेकर उनके कमरे में जा ही रही थी कि उसका ध्यान आकाश जी के कमरे से आ रही आवाज पर जाता है। अन्या अपने कदम उस ओर बढ़ा देती है। दरवाज़ा खुला होने की वजह से वो अंदर आसानी से देख पा रही थी।
आकाश जी अपने आसपास वही कांच के टुकड़े लिए बैठे थे और उसे जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कांच के टुकड़े तेज होने की वजह से जुड़ नहीं रहे थे। साथ ही उन्हें कभी लग रहा था, जिससे आकाश जी काफी उदास होते हुए कहते हैं, कौशल्या, तुम्हारी एक भी याद को मैं खोने नहीं दूंगा। तुम चिंता मत करो, मैं ठीक करके रहूंगा। ये बोलकर वो वापस से कोशिश करते हैं, लेकिन न होने की वजह से वो उस सारे कांच के टुकड़ों को एक बॉक्स में रखकर कमरे की बालकनी में चले जाते हैं। अन्या ये सब ध्यान से देख रही थी। वो कुछ सोचते सोचते वापस से दादाजी के कमरे की तरफ बढ़ जाती है। कमरे में दिग्विजय जी अपनी किताब पढ़ रहे थे। अन्या को आता देख वो मुस्कुराते हुए कहते हैं, आपने मेरी आदत बिगाड़ दी है अन्या बेटा। फिर कुछ सोचकर अपनी बात सही करते हुए कहते हैं, मेरी ही नहीं, इस घर के हर सदस्य की आदत बिगाड़ दी है। अन्या अपनी सोच में ही गुम थी, इसलिए वो उनकी बात पर कुछ नहीं कहती और चुपचाप उन्हें दवा और दूध दे देती है। दिग्विजय जी जब अन्या को परेशान देखते हैं तो वो उससे प्यार से पूछते हैं, अन्या बेटा क्या हुआ? कोई परेशानी है आपको? इतनी खोई खोई क्यों हो? रूथ ने आपसे कुछ कहा? अन्या दिग्विजय जी के कहने पर जैसे होश में आती है। वो उन्हें देखकर अपना सिर पहले हाँ में फिर न में हिलती है। अन्या के ऐसा करने पर दिग्विजय जी उसे अपने पास बैठने का इशारा करते हुए कहते हैं, आप मेरे पास बैठो और अब बताओ बात क्या है। अन्या अपना सिर हाँ में हिलाकर उनके सामने बैठकर हिचकिचाते हुए कहती है, वो दादाजी, अगर मैं कुछ आपसे कुछ पूछूं तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे? अन्या के ऐसे कहने पर दिग्विजय जी मुस्कुराते हुए विश्वास के साथ कहते हैं, अन्या बेटा, मैं आपको इस घर की बहू बनाकर लाया था, लेकिन आपके अपनेपन और प्यार ने इस घर में और मेरे दिल में एक बेटी की जगह बना ली है, और एक बेटी इतना सोचकर अपने दादा से बात नहीं करती। आपको जो भी पूछना है पूछे। उद्धरण चिन्ह। अन्या दिग्विजय जी के ऐसे कहने पर एक गहरी सांस लेकर हुए कहती है, दादाजी, वो आज मैंने डैड को रेहान को कुछ बुरा भला कहते सुना कि उसकी वजह से माँ उनसे दूर हो गई है। रेहान ने जवाब तो नहीं दिया, लेकिन उसकी खामोशी उसके दिल का दर्द साफ बयां कर रही थी। डैड और रेहान के बीच ऐसा क्या है दादाजी जो माँ से जुड़ा है? क्यों एक पिता अपने खुद के बेटे से इस तरह बात करते हैं? उनका रिश्ता ऐसा बिखरा हुआ क्यों है? अन्या के सवाल सुनकर दिग्विजय जी खामोश हो गए। उन्हें कहीं न कहीं इस बात का अंदाजा था कि अन्या के मन में ये सवाल एक न एक दिन जरूर आएगा। कुछ पुराने जख्म थे जिन्हें वक्त भी भर नहीं पाया था। दिग्विजय जी खामोश से अन्या को देखते। उनका दिल कह रहा था, जो जख्म वक्त नहीं भर पाया उसे शायद अन्या भर देगी, लेकिन दिग्विजय जी ने जैसे ही अपना मुंह कुछ कहने के लिए खोला ही था कि उनके कमरे का दरवाजा खोल रुद्र गुस्से में अंदर आता है। अन्या और दिग्विजय जी दोनों की नज़र रुद्र पर जाती है। अन्या इतने दिनों बाद रुद्र को सही सलामत देख एक राहत की सांस लेती है। वही रुद्र अन्या को देख अपनी कड़क आवाज में दिग्विजय जी से कहता है, दादाजी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, वो भी अकेले में। अकेले शब्द पर वो कुछ ज्यादा ही जोर देता है। अन्या समझ जाती है कि रुद्र उसे वहां से जाने को कह रहा है, इसलिए वो जल्दी से उठते हुए दिग्विजय जी से कहती है, दादाजी, मैं चलती हूँ, हम बाद में बात करेंगे। इतना बोल वो वहां से जल्दी से निकल जाती है। उसके निकलते ही रुद्र कमरे का दरवाजा काफी जोर से बंद करता है, जिसकी आवाज सुन अन्या सहम सी जाती है। वो समझ गई कि रुद्र इस वक्त काफी गुस्से में है और इस वक्त उसके सामने जाना सच में मौत को दावत देने जैसा है। वो वहां से अपने कमरे में न जाकर बाहर गार्डन में चली जाती है। रुद्र दिग्विजय जी के कमरे से 10 मिनट बाद गुस्से में निकलकर सीधे अपने कमरे में चला जाता है। कमरे में अन्या को न देख वो अपना कमरा अंदर से बंद करके सीधा बेड पर लेट जाता है। उसके दिल दिमाग में इस वक्त अन्या के लिए गुस्सा और नफरत थी। वो अब तक उस सीन को भूला नहीं था जब अन्या किसी और लड़के के करीब थी। उसकी नज़र में अन्या एक धोखेबाज और चालाक लड़की थी। एपिसोड 20 तकरार। सुबह का वक्त। आकाश जी अपने कमरे में काफी परेशान से इधर उधर कुछ खोज रहे थे। जब अच्छे से खोजने के बाद भी उन्हें वो चीज़ नहीं मिलती तो वो सीधा घर के नौकरों को बुलाते हैं और गुस्से में सबसे पूछते हैं, किसने मेरे कमरे से मेरी इजाज़त के बिना मेरे चीज़ों को छूने की हिम्मत की? सभी नौकर सहमे से खड़े अपना सिर न में हिलाते हैं। ये देख आकाश जी लगभग चीखते हुए कहते हैं, तो कहाँ गया वो बॉक्स? सच सच बताओ, मुझे नहीं। मैं। वो इतना बोले ही थे कि मुन्ना भागकर उनके कमरे में आता है और अपने हाथ में पकड़ा हुआ बॉक्स उनकी ओर बढ़ते हुए कहता है, साहब, शायद आप इस बॉक्स को ढूंढ रहे हैं। आकाश जी मुन्ना के हाथ में वो बॉक्स देख तुरंत उससे छीनकर उसे ठीक से देखने लगते हैं। जैसे ही वो बॉक्स खोलकर अंदर देखते हैं उन्हें काफ़ी हैरानी होती है। वो टूटे हुए बॉक्स को किसी ने काफ़ी जतन से पहले जैसा बना दिया था और इसी के साथ ही जितनी दरारें थी उनको खूबसूरती से सजा दिया था। ये देख आकाश जी की आंखों में नमी तैर गई। उनकी कौशल्या की यादें वापस से उनके पास आ गई थी। आकाश जी नम आंखों से मुन्ना को देखकर कहते हैं,
ये तुमने। वो इतना ही कहे ही थे कि मुन्ना जल्दी से अपना सिर ना में हिलाते हुए कहता है, नहीं नहीं साहब, ये मैंने नहीं किया, वो तो छोटी मैडम ने मुझे ये बॉक्स आपको देने को कहा और साथ ही आपको नाश्ते के लिए नीचे आने को भी कहा है। मुन्ना की बात सुनकर आकाश जी असमंजस में पड़ जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था ये ठीक किसने किया और अगर अन्या ने किया तो। उनके मन में काफी सवाल थे। मुन्ना और बाकी नौकर वहां से चले गए। आकाश जी उस बॉक्स को अब तक अपने हाथों में थामे देख रहे थे, तभी उनकी नज़र एक नोट पर पड़ती है। वो उसे बॉक्स से निकालकर पढ़ने लगते हैं। कांच में अगर यादें बसे तो कभी न कभी टूट जाती हैं, लेकिन अगर वही यादें दिल में बस जाए तो वो कभी नहीं मिटती। ये लाइन पर वो काफी हैरान हो गए। वो बार बार उस लाइन को पढ़ते हैं। ये लाइन उनकी कौशल्या की कही गई लाइन्स जैसी थी। ऐसी ही कुछ बातें कौशल्या ने एक बार उनसे कही थी और आज वही अपने सामने पढ़ के वो भावुक हो गए थे। वो बॉक्स को प्यार से छूकर अपनी कौशल्या को याद कर रहे थे। वही दूसरी तरफ सब नाश्ते के लिए आ चुके थे। रुद्र भी वही था, लेकिन आज उसने अन्या को नजर भी नहीं देखा। उसका गुस्सा और नफरत अन्या के लिए शांत नहीं हुई थी। अन्या सबको उनका मॉर्निंग ड्रिंक सर्व कर रही थी कि रेहान की नज़र अन्या की उंगलियों पर जाती है जिनमें बैंडेज बंधा हुआ था। ये देख रेहान उसका हाथ पकड़कर उसे देखते हुए फिक्र से कहता है, भाभी क्या हुआ, आपको इतनी चोट कैसे लगी? रेहान के ऐसा कहने पर सबकी नज़र अन्या से होते हुए उसके हाथ पर जाती है सिवाय रुद्र के। अन्या जल्दी से अपना हाथ पीछे करते हुए कहती है, अरे ये तो छोटी सी चोट है, बस कुछ ढूंढ रही थी स्टोर रूम में तो वही लग गई। दिग्विजय जी अन्या की बात सुन फिक्र से कहते हैं, अरे बेटा आपको क्या जरूरत थी खुद से काम करने की, इतने सारे नौकर हैं उनमें से किसको बोल देती, देखिए अब आपको लग गई। अन्या जल्दी से दिग्विजय जी को जूस देते हुए कहती है, छोटी सी चोट है दादाजी, जल्दी ही ठीक हो जाएगी, आप लोग अब चिंता न करें। तभी रेहान अन्या को अपने पास बैठाते हुए हक से डांट लगाते हुए कहता है, भाभी पहले आप यहाँ बैठो, हम छोटे बच्चे नहीं हैं कि अपना ब्रेकफास्ट भी खुद न ले सके, चलो आप भी हमारे साथ ब्रेकफास्ट करो। अन्या ना में सिर हिलाते हुए रेहान को मना करती है, लेकिन रेहान अपने हाथ से उसे जूस पिलाने लगता है। अन्या और रेहान का बॉन्ड देख सब मुस्कुरा देते हैं। दिग्विजय जी अन्या और रेहान को देख मन में कहते हैं, मेरा फैसला गलत नहीं था। अन्या ही इस अधूरे बिखरे परिवार को पूरा कर सकती है। जैसे उसने रेहान को संभाल कर उससे अनोखा रिश्ता बना लिया। मुझे पूरा विश्वास है बहुत जल्द ऐसा ही रिश्ता वो रुद्र से भी जोड़ लेगी। बस मेरा परिवार ऐसे ही रहे, अब मेरी यही दुआ है और आखिरी इच्छा भी। वही टेबल के आखिरी में बैठे आकाश जी ने ये सब देख लिया था। अन्या की उंगलियों का हाल ये साफ बयां कर रहा था कि उस टुकड़े को अन्या ने ही जतन से जोड़ा था और उस कागज में लिखा नोट वो भी अन्या ने ही लिखा था। उनके दिल में बस यही उलझन थी कि आखिर कोई कैसे उनकी कौशल्या जैसी हो सकती है। अन्या के आने से उनके घर में जो रौनक है वो कभी उनकी कौशल्या के रहने पर होती थी। ये सब सोच सोचकर आकाश जी की आंखें नम हो गई। वही रुद्र सब कुछ इग्नोर करके ऑफिस के लिए निकल गया। रुद्र का उखड़ा हुआ मूड अभय बखूबी नोटिस कर रहा था, लेकिन अभी उससे कुछ पूछना अभय को कुछ ठीक नहीं लगा। नाश्ते के बाद सब अपने अपने काम के लिए चले गए। आकाश जी अपने कमरे में अभी उस बॉक्स को लिए सोच में गुम थे। अन्या के हाथ में चोट होने के कारण वो कुछ कर नहीं पा रही थी, इसलिए वो आराम करने अपने कमरे में आ जाती है। कमरे में आते ही उसकी नज़र सोफे पर पड़ी रुद्र की वाइट शर्ट पर पड़ती है। वो सोफे पर बैठ उस शर्ट को अपने हाथों में लेकर रुद्र की खुशबू को महसूस करती है। ऐसा नहीं है कि उसने रुद्र का ऐसा इग्नोरेंट बिहेवियर नोटिस नहीं किया था। उसको ये बात खल रही थी कि उनके रिश्ते में इतनी दूरी थी कि अन्या चाहकर भी उन्हें बदल नहीं पा रही थी। रुद्र उसकी समझ से परे था और साथ ही वो अपने दिल में कोई झूठी उम्मीद भी नहीं रखना चाहती थी। वो ऐसे ही रुद्र के बारे में सोचते सोचते उस शर्ट को हक किए सो जाती है। शाम का वक्त आकाश जी अपने कामों में लगे थे कि उन्हें एक कॉल आता है, जिसे सुन उनके चेहरे का रंग एक ही पल में उड़ जाता है। लेकिन जैसे जैसे फोन की दूसरी तरफ की बातें सुने रहे थे वैसे वैसे उनका चेहरा गुस्से से लाल हुए जा रहा था। वो तुरंत अपना फोन काटकर गुस्से में दंदनाते हुए कमरे से निकल जाते हैं। इधर हॉल में रुद्र आज ऑफिस से जल्दी आ गया था। डिनर में समय होने के कारण वो आज सबके साथ नीचे हॉल में बैठा था। दिग्विजय जी और रुद्र कुछ बिजनेस रिलेटेड बात कर रहे थे और रेहान तविश अपने ही धुन में लगे थे। अब तक अभय भी आ चुका था और वो भी सबके साथ वही हॉल में बैठ गया। तभी उनके सामने वाला टेबल का कांच किसी चीज के जोर से फेंकने पर टूट जाता है। आवाज सुन सब हैरत से खड़े हो जाते हैं सिवाय रुद्र के। वो अब भी एकटक उस टूटे हुए कांच को देख रहा था। तभी सबके कानों में आकाश जी की आवाज सुनाई पड़ती है। वो सीढ़ियों के पास खड़े होकर लगभग गरजते हुए कहते हैं, रुद्र। रुद्र का नाम पुकारने पर सब रुद्र को देखते हैं।
आकाश गुस्से में आगे चल कर आते हैं और रुद्र के ठीक सामने खड़े होकर गुस्से में कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी कौशल्या के सपने को तोड़ने की? तुम समझते क्या हो अपने आप को? इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर लिया है हो तो तुम किसी भी चीज पर अपनी हुकूमत करोगे। तुम चाहे जो करो लेकिन मेरी कौशल्या की यादों, उसके सपने, उसकी निशानी से दूर रहना, समझे? तुम्हारा कोई हक नहीं है मेरी कौशल्या की किसी भी चीज पर। आकाश जी के ऐसे कहने पर रुद्र भी अब गुस्से में आ गया। वो भी ठीक आकाश जी के सामने खड़ा होकर उनकी आंख में आंख मिलाकर गुस्से में कहता है, मेरी माँ है वो और अपनी माँ से जुड़ी हर चीज पर हक है मेरा और इसके लिए मुझे आपसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, आप कोई नहीं होते मुझे रोकने वाले। आकाश जी रुद्र को घूरते हुए कहते हैं, तुम चाहे जो करो लेकिन मेरी कौशल्या की यादों, उसके सपने, उसकी निशानी से दूर रहना, समझे? तुम्हारा कोई हक नहीं है उसकी किसी भी चीज पर। आकाश जी के ऐसे कहने पर रुद्र भी अब गुस्से में आ गया। वो आकाश जी के सामने खड़ा होकर उनकी आंख में आंख मिलाकर गुस्से में कहता है, मेरी माँ है वो और अपनी माँ से जुड़ी हर चीज पर मेरा हक है, इसके लिए मुझे आपसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं जो चाहूँ वो कर सकता, आप कोई नहीं होते मुझे रोकने वाले। आकाश भी रुद्र की बात सुन गुस्से में गरजते हुए कहते हैं, रुद्र उनसे भी तेज आवाज में दहाड़ते हुए कहता है, चिल्लाए मत मिस्टर आकाश राय चौहान। दोनों बाप बेटे को लड़ते देख दिग्विजय जी उनके बीच में आकर अपनी रोबदार आवाज में कहते हैं, शांत हो जाओ तुम दोनों, ये क्या हरकत है? और रुद्र तुम अभी अपने कमरे में जाओ। दिग्विजय जी के ऐसे कहने पर दोनों ने कुछ नहीं कहा लेकिन अब भी वो दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे। दिग्विजय जी ने जब दोनों को एक दूसरे को घूरते देखा तो इस बार थोड़ा कड़क आवाज में कहते हैं, रुद्र मैंने कहा अपने कमरे में जाओ। इस बार रुद्र आकाश जी को घूरता हुआ वहां से तेज कदमों से चलकर सीढ़ियों से होते हुए ऊपर चला गया। रुद्र के जाने के बाद दिग्विजय जी आदेश देते हुए कहते हैं, आकाश तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। इतना बोल वो भी अपने कमरे की तरफ चले गए। आकाश जी काफी गुस्से में थे लेकिन अपने पिता की बात उल्लंघन न करते हुए अपने गुस्से को एक गहरी सांस लेकर काबू करते हुए वहां से दिग्विजय जी के कमरे की ओर चल दिए। सबके जाने के बाद रेहान भी बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। धीरे धीरे सब अपने कमरे में चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अन्या को इस मैटर की कोई खबर ही नहीं थी। वो तो बैकयार्ड में बने पुराने कमरे से कुछ पुरानी यादें खुशी खुशी पीछे के रास्ते से ऊपर लेकर जा रही थी। तभी सामने से आते रुद्र की नज़र उस पर पड़ी और साथ ही उसके हाथ में पकड़ी वो पुरानी चीज़ों को देखा जिससे उसका कुछ मीठा तो कुछ दर्द भरा बचपन जुड़ा था। वो ये सब देख और आग बबूला हो जाता है और गुस्से में आगे बढ़कर झटके से अन्या का हाथ पकड़ लेता है। उसके अचानक ऐसा करने से अन्या कुछ सहम जाती है और साथ ही उसके हाथ से वो बॉक्स छूटकर नीचे गिर जाता है। रुद्र किसी बात की परवाह न करते हुए अन्या को गुस्से में लगभग घसीटते हुए अपने साथ ले जाता है।